तो क्वेश्चन आवर में आज बात करेंगे ये आग बुझनी चाहिए। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश में जंगल धधक रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों से मदद ली जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि जो पारंपरिक तरीका है आग बुझाने का, वो तस्वीरें लगातार प्रदेश के कई हिस्सों से आ रही हैं। लेकिन पहाड़ जल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का ये दावा है कि कोशिशें पूरी की जा रही हैं। और आज ही के दिन हमने देखा कि यहां पर 17 कर्मचारियों में से 11 कर्मचारियों को तो निलंबित कर दिया गया। लापरवाही सामने आई वन विभाग के 11 कर्मचारियों को। सीएम धामी ग्राउंड पर है। पिरूल लाओ पैसे पाओ, इस तरीके की भी योजनाओं की शुरुआत करने की बात कही गई है, ताकि जो पिरूल है, जो मेन फैक्टर है आग का, जो आग को धधका रहा है, उस पर भी किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं और कुछ थोड़ी देर में भी जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ कांग्रेस के नेता अमरिंदर बिष्ट जी हैं। अमरिंदर जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। दीपक रावत यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। अमरिंदर जी, अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे कि जिस तरीके से कार्रवाई भी शुरू हो गई है, प्रदेश में शाम के वक्त में कुछ बारिश आई है, तो इससे एक माना जा रहा है कि जो आग की घटनाएं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल होगा। फिलहाल सरकार की तैयारियां जो है उनको आप कहां देखते हैं? मैं सरकार की तैयारियों को जीरो देखता हूं, बहुत कमज़ोर देखता हूं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आग लगने की घटनाएं पिछले 7-8 दिनों से इस राज्य में चरम पर हैं। और 7-8 दिन ये राज्य भगवान भरोसे रहा। यहाँ किसी भी सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं दिखी। मुख्यमंत्री से लेकर के वन मंत्री से लेकर के तमाम मंत्रीगण जो हैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने में देश के अन्य हिस्सों में व्यस्त रहे। उनके पास ये सूचनाएं थी कि उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, बावजूद उसके उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि किस तरह से आग को काबू पाने में जो है यहाँ पर जो है व्यवस्था बनाई जाए। जी जी। तो अब जब चीज़ें बेकाबू हो गई है, 6 हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण हो गई हैं, और हमारे पहाड़ के लोग जो जंगलों के इर्द गिर्द रहते हैं वो इसमें मारे गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये हत्या मानी जाएंगी, क्योंकि सरकार ने उनको बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब मुख्यमंत्री लौटे और आनन फानन में ये दिखाया जा रहा है अपनी कमियों को छुपाने के लिए कि कुछ लोगों को, आपने बताया कि 17 लोगों के खिलाफ शिथिलता बरतने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ लोगों को 11 को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बताइए कि ये जो सस्पेंड हुए हैं ये कौन लोग हैं? ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, कोई वाहन चालक हैं, कोई मुझे लगता है कि रेंज अफसर का लेवल का भी एक कर्मचारी उसमें है। तो अब आप बताइए कि क्या जिम्मेदारी धरातल पर काम करने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक लेगा? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो आग से इतने दिनों तक धधकते रहे? ये क्या टॉप लेवल के जो लोग हैं, जो आईएफएस हैं, जो पूरे जिम्मेदार हैं इस दावानल की घटना के लिए, क्या उनको नहीं सस्पेंड किया जाना चाहिए था? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये तो एक आपने वनाग्नि की घटना का उल्लेख किया। अब अगर आप पूरे प्रदेश की इस समय स्थिति देखेंगे तो जल को लेकर के, पानी को लेकर के भी पूरी त्राही पूरे प्रदेश में मची हुई है। यहाँ पर यात्रा की तैयारियों को लेकर के, अभी आप हरिद्वार चले जाइए, आप वहाँ देख लीजिए कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के कितनी मारामारी वहाँ चल रही है। तो ये जो सरकार है धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इन्होंने चुनाव के चक्कर में, चुनाव के प्रचार के चक्कर में प्रदेश को इस समय लावारिस हालत में छोड़ा हुआ है और अपने आप सब प्रचार में व्यस्त है। ठीक है जी, ये आपका आरोप है। मैं अपने दो मेहमान जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत कर लेता हूं। प्रवक्ता भाजपा के संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जेपी मैठाणी साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके पास आ रहा हूँ संजीव जी। देखिए, 6 लोगों की जो मौत है, कांग्रेस का आरोप है कि ये मौतें नहीं, ये हत्या है। संजीव जी। रवि जी, कांग्रेस क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, ये इनको अपने दामन में झांकने की पहले आवश्यकता है, लेकिन वो काम ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि आत्माएं मर चुकी हैं इन लोगों की, और ये हर चीज़ के ऊपर ये लोग राजनीति करते हैं। आज प्रदेश भर में जहाँ जहाँ पर भी जंगल धधक रहे हैं, सरकार उसके रोकथाम के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है।
तमाम जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जितने भी वन विभाग के कर्मचारी हैं, महिला मंगल दल है और इस तरह की जो वन पंचायतों के आसपास रहने वाले तमाम ऐसे लोग जिनको एक जिम्मेदारी दी गई है कि यदि इस प्रकार की कोई वन अग्नि की कोई भी घटनाएं होती हैं तो उसमें आप सबसे पहले आप पहुंच सकते हैं। फायर टेंडर को पहुंचने में कई घंटे लग सकते हैं, किंतु आपकी निगरानी में जितनी जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कोई भी त्वरित कार्रवाई हो सकती है तो आप करने में सक्षम रहते हैं। तो उन लोगों को सरकार की ओर से कुछ मानदेय की भी व्यवस्था की जाती रही है और साथ ही वन अग्नि को रोकने के लिए जो भी उपाय संभव उपाय हैं लगातार किए जा रहे हैं। जहां फायर टेंडर पहुंच सकते हैं वहां फायर टेंडर पहुंच रहे हैं। जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा केमिकल से छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, कितना कंट्रोल कर पाए हैं आप लोग इतने दिनों में? जी, कितना कंट्रोल कर पाए हैं आप? सिचुएशन कितनी कंट्रोल हुई है? देखिए, सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है, लेकिन कुछ दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहुंचने में अभी पूरी सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे क्षेत्रों में आग की घटनाएं अभी कुछ हद तक वहां पर कंट्रोल की जा चुकी हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो एक हाई लेवल कमेटी की जो आज बैठक बुलाई गई है उसमें घटना से संबंधित जिन भी अधिकारियों के द्वारा किसी भी रूप में कोई लापरवाही यदि बरती गई है तो ऐसे 17 लोगों के ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है। 11 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स के द्वारा वन अग्नि को रोकने के लिए उसके ऊपर 100% प्रभावी रोक के लिए लगातार कार्यवाही हो रही है। सरकार अपनी तरफ से कहीं भी पूरी कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश कर रही है। लेश मात्र भी कमी हम लोग छोड़ने के मूड में। दीपक रावत जी, अभी सरकार, क्योंकि वन अग्नि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश का, इससे बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि जंगलों को बचाना है। अभी जो इतने दिनों से हम बातचीत कर रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं सरकार की जो तैयारियां थी, कंट्रोल कर पा रहे हैं लोग? रवि जी, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर आकर सफाई देने में लगे हुए हैं कि उनकी सरकार इस वनाग्नि को रोकने के पूरे प्रयास कर रही है। ये जंगल एक दो दिन में नहीं धधक रहे हैं, पिछले 10 दिन से चल रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से इन प्रवक्ता महोदय से कि 10 दिन से इनकी वर्तमान सरकार क्या कर रही थी, इनके मंत्री क्या कर रहे थे, इनके वन मंत्री कहाँ हैं? जब आज आप ही के चैनल में आज से 10 दिन पूर्व हमने घोषणा करी थी कि ये स्थिति बदतर से बदतर हो जाएगी, उससे पहले इसको नियंत्रण में कर लीजिए। क्या ये 6 मौतों का इंतजार कर रहे थे? 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा वन अग्नि में हमने 6 लोगों को खोया है। आज आप समाचार पत्र उठा के देखिए, 2016 के आंकड़े को ये छू चुके हैं और वन अग्नि अभी भी चल रही है। ये क्या चाहते हैं कि 6 जो 6 लोग मरे हैं, आज जो इन्होंने आंकड़ा उस छुआ है उससे पार हो जाए और आज यहाँ पर आके सफाई देने में लगे हुए हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि कहाँ है इनके वन मंत्री? पिछले 10 दिन में इनके वन मंत्री का कोई बयान आया है? ये प्रदेश पिछले 10 दिन से धधक रहा है, जल रहा है, कहाँ है वो? मैं पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। ठीक है। ये भी छोड़िए रवि जी, रुकिए, इनसे पूछिए। ये तो सत्ता पक्ष है। 70 के 70 हमारे विधायक प्रदेश के कहाँ हैं? ये प्रदेश किसके भरोसे छोड़ा हुआ है? और आप देखिए, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे ये प्रदेश कार्य नहीं करेगा। सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी वर्ग है वो काम नहीं करेगा। ये क्या स्थिति उत्पन्न कर रखी है इस प्रदेश की? ये प्रदेश क्या राम भरोसे चल रहा है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों को बोलना है राम राम जपते जपते आप लोगों ने राम राम सत्य कर दिया है इस जनता का, और आप कह रहे हैं कि राजनीति मत करिए। आपको समझाया जा रहा है, विपक्ष आपको बोल रहा है कि आप इस पर कार्रवाई करिए, विपक्ष आपके साथ है, उसके बावजूद भी आप काम करने को राजी नहीं है। और आज आप यहाँ पर आके कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री अगर नहीं रहेगा तो क्या प्रदेश नहीं चलेगा? बाकी के आपके जो वरिष्ठ मुख्यमंत्री, वरिष्ठ जो नेतागण हैं, वो कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? किसी का भी एक अगर स्टेटमेंट आया हो
किसी ने भी अगर ये बात करी हो, मतलब जब तक देश प्रदेश का मुखिया नहीं आएगा इस प्रदेश में काम ही नहीं होगा। ये क्या मजाक बना रखा है क्या? ठीक है रावत जी, ठीक है, हम जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पर्यावरणविद जेपी मैठाणी साहब पर जा रहा हूँ। मैठाणी सर, जब भी वनों की आग की घटनाओं का जिक्र होता है तो उत्तराखंड में जो अभी तक जो आंदोलन हुए वनों को बचाने के लिए, वो तमाम चीज़ें जहन में आने लगती हैं। 1970 का चिपको आंदोलन, हम उस वक्त ये देखा गया पूरे प्रदेश के भीतर कि लोगों ने कहा कि इन वनों को बचाना है, लेकिन इसके साथ ही अपने अधिकारों को भी लोग लेना चाह रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ ये अधिकार छीन लिए गए। जब अधिकार छीने तो लोग भी, जो टच था जंगलों के साथ, वो टच खत्म हो गया। आज शायद यही वजह है कि हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पहले ही इस सिचुएशन को ही यहाँ तक नहीं पहुँचने देते। मैठाणी साहब, नहीं, जब से हमारा रवि केंतुरा जी, जब से हमारा पृथक पर्वतीय प्रदेश बना है, उससे पहले ही जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, अब तो क्लाइमेट चेंज भी उसके साथ जुड़ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो नया वन अधिनियम लागू किया देश में, और जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क बने, बायोस्फीयर रिजर्व बने, इन सब में पर्वतीय जनों की, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ की, और जो वनों पर आधारित जो हमारे जन समुदाय थे, उनके साथ मास वो नहीं किया, एक तरह का उनके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम और वार्ताएं नहीं की गई, उनको पॉलिसी प्लानिंग में, कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, कानून को सिर्फ थोपा गया। यही वजह है कि 70 के दशक में गौरा देवी के नेतृत्व में, सुंदरलाल बोगड़ा जी, चंडी प्रसाद जी के नेतृत्व में जो चिपको आंदोलन चला, उसमें महिलाएं और गांव वाले सब मानते थे कि जंगल हमारा मायका है। अभी लोग कह रहे हैं कि जंगल तो वन विभाग का है, हमारा तो है नहीं। हाँ। अब जब जंगलों में आग लग गई है तो वन विभाग हमसे सहयोग की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन जब हमको जंगलों से अपने हक हकूक चाहिए, हमको अपने कृषि औजार बनाने के लिए बांज की लकड़ी के हैंडल चाहिए या अन्य चीज़ें चाहिए, हमको घर बनाने के लिए बेसिक लकड़ी के हक हकूक चाहिए, ये सब हमसे छीन लिए गए हैं ओवर द पीरियड। फिर उसके बाद संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जंगलों का सरकारीकरण कर दिया गया, और हमारी वन पंचायतें जो है धीरे धीरे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जिसको रेंज अधिकारी तबके के लोग हैं, वो यहाँ पे आकर मुहर लगाते और तभी हमारा बजट वगैरह पास होता। फिर कालांतर में जलागम प्रबंधन आया। जलागम प्रबंधन के बाद अभी जायका परियोजना चल रही है, लेकिन इतने अरबों खरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी आज बहुत बड़ी सिंबॉलिक बात है कि रुद्रप्रयाग जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फायर लाइन का होना महत्वपूर्ण बताया। और इतने वर्षों से, पिछले 24 वर्षों से हमारे आईएफएस, हमारे एसडीओ, डीएफओ ये सब नहीं समझ पाए कि हर फॉरेस्ट डिवीजन में कंपार्टमेंट के बीच में फॉरेस्ट फायर लाइन होनी चाहिए। क्या जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी है, या जो आईएफएस इंस्टीट्यूशन है, एफआरआई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनमें क्या इस तरह के प्रशिक्षण बड़े अधिकारियों को नहीं दिए जाते? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अगर उनको ये प्रशिक्षण दिए जाते हैं तो उनका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन तो रेंज, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड करेंगे, उनके पास संसाधनों का अभाव है, बेसिक इक्विपमेंट नहीं है, बटिया निर्माण, खुदान के लिए उनके पास समय पे बजट नहीं दिया जाता, फायर वॉचर्स का मानदेय नहीं दिया जाता। हमारी फॉरेस्ट फायर लाइन पे जंगल उगाए हैं, अब उसको हटाने के लिए, वो जंगल काटने के लिए फिर से मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता फॉरेस्ट फायर लाइन मैनेजमेंट, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका ये प्रयास सिंबॉलिक है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, और शायद हो सकता है कि हमारे वन विभाग को इससे कुछ लर्निंग मिले। लेकिन हमको साथ ही साथ समुदाय को जागरूक करना होगा। बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में वन अग्नि संबंधी चैप्टर्स डालने पड़ेंगे। हमको महिला मंगल दल, युवक मंगल दल और ग्राम स्तरीय समस्त संगठनों को समय समय पर प्रशिक्षण और अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने होंगे, और ईमानदारी से योजनाओं का
फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि ऐसा माना जाता है जी। कि वन विभाग में जल निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी से सबसे ज़्यादा करप्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। ऐसा जनरली आम तौर पे सुना जाता है, देखा जाता है। और ये प्रथा कांग्रेस, बीजेपी, यूगेटी के टाइम पे नहीं, ये तो यूनिवर्सल है। मतलब जब से स्टेट बना है, हम लोग अपने बिल्कुल, हम जंगल, किसी अपनी जमीन के लिए किसी- ईमानदार नहीं है। हाँ, किसी एक पार्टी को, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों के ही बात करेंगे ना, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकारें रही, उन्होंने भी हक हकूकों के लिए क्या किया, भाजपा की इस वक्त सरकार है तो उनसे भी ये सवाल होना ही चाहिए। तो मैं चलता हूँ संजीव जी के पास। संजीव जी, एक बात आई, आज कार्रवाई हुई 17 लोगों पर, 11 को तो निलंबित कर दिया गया, कुछ को अटैच कर दिया गया। अब कांग्रेस का ये कहना है कि जो कार्रवाई आपने छोटे जो कर्मचारी हैं उन लोगों पर की है, बड़ों की भी जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं आप। रवि जी देखिए, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। जब हर चीज़ में मीन मेख निकालना और आलोचना करना, उसका कोई ना कोई बहाना ढूंढना इनकी एक स्वभाव में शामिल हो गया है। और अब देखिए, जो व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो भी दोषी उसके अंदर जिसकी संलिप्तता दिखाई दे रही होगी, उनके ऊपर ही तो कार्रवाई होगी, या किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं, हो। ये कह रहे हैं ना कि क्या जो बड़े अधिकारी हैं वो सब ठीक हैं, यही छोटे नहीं, वाले नहीं। खराब थे। रवि जी देखिए, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, और इसके अंदर चाहे कोई छोटा ये हो या कोई बड़ा हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी होगा, चाहे वो उच्च से उच्च अधिकारी हो, चाहे निम्न से निम्न कर्मचारी हो, हर व्यक्ति जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर इंस्टेंटली कार्रवाई होगी। क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे वन क्षेत्र, हमारे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और जो जंगल धधक रहे हैं, इससे जो वन क्षेत्र का एक कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इसके लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं, और उन व्यक्तियों के लिए विशेष तौर से जो यहाँ पर आग लगाने में जो लोग जिम्मेदार हैं, ऐसे लोगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, और संभव हो तो ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। और मैं सोचता हूँ जब हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे तभी एक डर का माहौल भी एक सवाल और था। होगा। और ऐसे समय ऐसा यदि होता है तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह के जो असामाजिक तत्व अपने निहित स्वार्थों की वजह से जंगलों में आग लगाते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रभावी रोक लग पाएगी। ठीक है, एक सवाल और था कांग्रेस का, वो कह रहे थे वन मंत्री जी कहाँ हैं? देखिए रवि जी, देखिए वन मंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। उनको एक जो हमारे कंजर्वेटर्स की एक कॉन्फ्रेंस चल रही है ऑल इंडिया स्तर की, तो उसमें वो भाग लेने जा रखे हैं आसाम में। इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और नेशन वाइड कार्यक्रम है, और वो वहीं पर बैठे बैठे भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी, ठीक है दीपक जी, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई ना कोई बहाना चाहिए, हर चीज के लिए आलोचना करनी है इनको, और आलोचना करने के लिए कोई ना कोई। ठीक है, अमरिंदर वीर जी, उन्होंने कहा कि जहां वन मंत्री हैं वो वनों के लिए वहां से भी चिंतित है, वहां से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिर दिक्कत क्या आप लोगों को? ठीक है, वो कर रहे हैं, वहां से ग्राउंड पर नहीं है। हरक सिंह रावत जब वन मंत्री थे तो वो बुझाते हुए आके वो वाली तस्वीरें नहीं आई हैं। ठीक तो है, अगर मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त थे तो ठीक तो थे, उनको रुद्रप्रयाग में सांकेतिक तौर पर ये दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि आग बुझाने में सबका सहयोग चाहिए? उनको यहाँ आकर के बैठक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, वो वहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार में थे चिंतित तो थे ही। तो अगर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं थे वो, अगर कोई इस बात का फर्क नहीं, मैं क्या कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। तो
अगर ये इनका कहना बिल्कुल हास्यास्पद है वन मंत्री कि जी यहाँ पर उनके लगातार रहने से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैंने ये बोला। आप यहाँ पहले यहाँ रहने सुनिएगा, से आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले सुनिएगा, वो लगातार चुनाव प्रचार में मॉनिटरिंग है। कर रहे हैं, लगातार आप इस चैनल दिशा पर निर्देश दे रहे हैं। वो इस चैनल पर झूठ भी बोल रहे हैं संजीव जी कि वो किसी सरकारी कार्यक्रम में हो, तो आसाम में चुनाव प्रचार में है, शायद इनको जानकारी नहीं है। और इनको अपने आप ये को भी correct बताना करिए चाहिए, पहले। श्रीमान, इनको ये भी correct बताना करिए आप। चाहिए कि वो पहले अपने आप को correct उत्तराखंड कब आएंगे, है ना। तो एक बात, अब आएंगे ना, जब वहाँ चुनाव, जब कल कुछ सीटों पर प्रचार हो गया है तो अब आएंगे उत्तराखंड, क्यों नहीं आएंगे, अपना प्रदेश है। खैर, मैं इसके बाद जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जंगलों में आग लगना कोई पहली बार तो हुआ नहीं, बिल्कुल, हमेशा उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती रही है और उस पर यथासंभव सरकारों ने कोशिश करके, किसी की भी सरकार हो, उसको नियंत्रित किया है। लेकिन इस बार ये मामला बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गया? ये इसलिए बढ़ा क्योंकि सरकार ने उत्तराखंड स्वयं प्रचार में चले गए और यहाँ पर सबको छोड़ दिया। और जैसा कि अभी शायद रावत जी इस बात को कह रहे थे कि यहाँ पर स्थिति ये है कि अधिकारी काम करना नहीं चाहता, तो इसलिए उत्तराखंड में इस बार हो सकता है ये स्थिति अधिक रही। मैं एक बात कर रहा हूँ कि तैयारियों को लेकर के, जब हर वर्ष उत्तराखंड में इस तरीके के हालात बनते हैं तो सरकारों को बेसिक तैयारी तो उसकी रखनी चाहिए, करनी चाहिए। तो सरकारों ने इस बार उस तैयारी को क्यों नहीं किया? आपने देखा होगा कि कल भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जवाब में क्या जवाब दिया सरकार के वकील ने? उन्होंने यही तो कहा वहाँ पर कि बारिश से हमको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि शाम को बारिश हुई तो उससे राहत मिल गई कुछ जगहों पर। तो निश्चित तौर पर सरकार इस भरोसे इस समय बैठी हुई है कि बारिश हो जाए, उससे कुछ हमें राहत मिल जाए। स्वयं को लेकर के उनकी कोई तैयारियां नहीं थी। अब जब अचानक से आग लगी तो बात हो गई अभी की अंधेरे में। ये बताइए, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की भी रही ना, अब वन पंचायतों को जो अधिकार देने की बात थी, आप लोगों ने कितने प्रयास किए कि वन पंचायतों को ये अधिकार मिल जाते? ठीक है, इसमें भाजपा की सरकार है, लेकिन वन पंचायतों को अधिकार होते तो ये दिक्कतें नहीं आती ना। उन लोगों को कुछ मानदेय का पहले से ही होता तो दिक्कतें नहीं आती। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे चिल्ला के, जब जंगल तो जल रहे ना। देखिए, वैसे मैठानी जी यहाँ पर बैठे हैं, वो इसको और बेहतर बताएंगे। बिल्कुल, निश्चित। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हरीश रावत जी इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो वन पंचायतों को उन्होंने मजबूत करने का काम किया। दूसरी बात, 8000 से ज़्यादा फायर वाचर की उन्होंने भर्ती की। और उसके बाद जब 2016 के बाद इनकी सरकार आई तो सबसे पहले उन जो फायर वाचर थे उनकी संख्या को बहुत सीमित करने का काम किया। मुझे लगता है कि अभी उत्तराखंड में 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा फायर वाचर नहीं है, जो पहले ग्राम पंचायत के स्तर पर रखे हुए थे। और अभी जैसे मैं इस पर भी आता हूँ, और मैं तो इस पर टिप्पणी मैं मैठानी जी से भी चाहूँगा कि एक बात बताइए कि अभी जो गाँव में मान लिया जाए किसी भी रूप में उनका ये माना जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, तो क्या ऐसे में पहले ही वनों के साथ हमारा जो आत्मीय रिश्ता था, जिसको आपने बताया, पहले हमारा रिश्ता होता था वनों के साथ, बड़ा आत्मीय रिश्ता होता था। जब हम छोटे होते थे तो कहीं अगर जंगल में आग लग गई तो पूरा गांव जो है बुझाने के लिए चल पड़ता था। आधी रात को भी आग लग गई तो भी चल जाता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ रही है कि ऐसा कहा जा रहा है कि लोग खुद ही आग लगा दे रहे हैं। तो वनों के साथ हमारा ये वैर क्यों बढ़ा? तो मेरा ये कहना है कि अब यदि ग्रामीणों के खिलाफ इस तरीके की जो दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, तो क्या आने वाले वक्त में कहीं इससे ये रिश्ता वनों के बीच में, वनों के प्रति वहाँ के लोगों का और खराब तो नहीं होने वाला है? ये भी एक चिंतनीय विषय है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक बड़ी दीर्घकालिक आगे की सोच के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में 70% वन है। अब इन वनों में हर साल इस तरह की घटनाएं होंगी, अब कंट्रोल कैसे करेंगे अभी सोचना होगा ना। अब तो आग लग गई, हमने कहा कि ठीक है हेलीकॉप्टर मंगा दिए हैं, क्या हर साल इस तरीके का ही चलेगा? लेकिन कुछ दीर्घकालिक योजनाओं की जो बात है, पिरूल को लेकर भी आज मुख्यमंत्री ने बात की। दीपक रावत जी, अभी आपके एक शॉर्ट में कमेंट चाहूंगा, उसके बाद जेपी मैठानी साहब पे चलूंगा। आप कुछ कह रहे थे जब संजीव जी बात कर रहे थे। देखिए, संजीव जी सरासर गलत बयानबाजी कर रहे हैं आपके स्टूडियो में। आप देखिए, जो वन मंत्री हैं उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। इनका कहना है कि वो लगातार इसमें नज़र बनाए हुए हैं। आपके तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से या सूचना तंत्र के माध्यम से लगातार एक चीज़ बाहर भी आ रही है, मुख्य सचिव जो हमारी राधा रतूड़ी जी, उन्हीं के स्टेटमेंट हमने देखे हैं। लेकिन जो वन मंत्री हैं उनका किसी भी तरीके का कोई भी बयान
पिछले 10 दिनों में सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, तो कहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो? क्यों जनता का बेवकूफ बना रहे हैं? अखबार पढ़ने दूसरा की विषय- आदत डालिए। दूसरा अखबार पढ़ने की आदत डालिए। दूसरा विषय अवकारी पढ़ रहा हूं। दूसरा विषय देखिए, जो आज मुख्यमंत्री जी देवप्रयाग रुद्रप्रयाग गए हैं हाँ। और फोटो सेशन करवाया है उन्होंने, जिसका आप उदाहरण पहले दे चुके हैं कि हरि सिंह रावत जी ने आग बुझाते हुए किया था। नहीं सर, लेकिन सिर्फ एक मुख्यमंत्री का ग्राउंड पर जाना वो तो सांकेत- फर्क पड़ता है ना सर। मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं यही तो अपने पूछ रहा हूं। मैंने आपसे पहले वाले में प्रश्न किया है कि बाकी के मंत्री कहां हैं? इस प्रदेश में 70 मंत्री हैं। सत्ता पक्ष के अपने अलग है, विपक्ष के अलग हैं। विधायक। विधायक, हाँ सिर्फ विधायक हैं, तो विधायक कहां हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं कि जंगल है किसके? ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक बात और भी कही, मैं सुन रहा था उनको। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। अब फिर आप देखिए, भारतीय नहीं, जनता ये पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ता कहा कहां ना। जाएंगे? अभी अभी तो चुनाव से बेचारे थके आ रहे हैं, वो इतनी ज्यादा उन्होंने मेहनत करी है, उनसे आप ज्यादा मेहनत मत करवाइए। ये चीज, ये काम तो आप जनता के लिए रख दीजिए। जनता तो मरने के लिए तैयार है ना। मुखाग्नि में जो लगी हुई है, वनाग्नि जो लगी हुई है, उसमें जलने के लिए, आहुति देने के लिए तैयार है ना। ये प्रदेश तो आहुतियों से बना है, और आहुतियां मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। आहुतियों के ऊपर तो सत्ता में राज करना ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चरित्र रहा है। अब आप आइए इसमें, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? हफ्ता 10 दिन पहले मुख्य सचिव ने स्पष्ट करा था कि जिस जिले के डीएफओ के द्वारा लापरवाही बरती जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज आप कह रहे हैं 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कितने डीएफओ हैं? डीएफओ का स्थानांतरण होना और निलंबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। कितनों का निलंबित किया है इन्होंने? किस डीएफओ के ऊपर जिम्मेदारी थोपी गई है कि आपकी जिम्मेदारी थी कि 10 दिनों से हम लगातार बोल रहे थे? मुख्य सचिव ने कहा है कि सीएस जो सीएफ होता है, सीसीएफ होता है, वो लगातार हर पल की जानकारी सरकार को देते रहेंगे। कहाँ है वो जानकारी? क्या वो जानकारी पिछले 10 दिन से दे नहीं पाए कि किस जंगल में आग लगने वाली है, किस जगह में जो आग है वो जो रिहायशी इलाके हैं या जो घरों में हैं उनके नजदीक पहुंचने वाली है? ये ठीक है। किनका? यही तो समस्या है कि यहाँ पर आकर अखबारों के माध्यम से ये बयानबाजी तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविकता के रूप में ये पूरे दूर ठीक है। है। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 6 लोगों को हमें गंवाना पड़ा। ठीक है, मैं जेपी मैठानी साहब पे जा रहा हूं क्योंकि आज थोड़ा सा फोकस इस बात पे भी रखेंगे कि दीर्घकालिक हम क्या कर सकते हैं। सर, 1927 में वन कानून आए, उसके बाद ये हक दिया गया कि घास, बांझ, पेड़ लोग काट सकें और उसके लिए कुछ अधिकार लोगों को दिए गए। 1935 में सर वन पंचायतें बनाई गई, वनों को देखने के लिए, वनों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर लोगों को अधिकार दिए गए। लेकिन एक वक्त उसके बाद ये भी आया, जब हम उत्तराखंड के इस इतिहास को पढ़ें, कि एक वक्त ये भी आया जब यहाँ के जंगलों को भी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया गया। उसके बाद ही आंदोलन हुआ था। तो अभी जब आग लग जाती है तो फिर तमाम जो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बात करता है, लेकिन आने वाले समय में सर इस तरीके की स्थितियां ना बने, अगर प्रदेश हित में हम सोचें, इस तरीके की स्थितियां ना बने, तो ये जो हक हकूक हैं ये तो देने ही पड़ेंगे ना सर लोगों को, और कैसे दिए जाएंगे, उस पर कैसे काम होना चाहिए? रवि कंतुरा जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन पंचायतों के सर्वप्रथम गठन का जो प्रमाण है वो 1935 नहीं 1930 है, और अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ATI नैनीताल था, जो अब टोलिया जी के नाम से है। जी। तो टोलिया जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास, जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया था कि जितने रेवेन्यू विलेज हैं उतने रेवेन्यू विलेज में उतनी वन पंचायतें बनाई, क्योंकि जब स्टेट बना था तब वन पंचायतें 2-3 रेवेन्यू विलेज पर एक वन पंचायत होती थी। लेकिन टोलिया जी ने एक प्रयास किया कि प्रत्येक रेवेन्यू विलेज पर, इवन की हैमलेट जिसको उपगांव बोलते हैं, उनमें भी वन पंचायत बनाई, और उन्होंने फोकस रखा कि महिला वन पंचायत बनेगी। अच्छा। और महिला वन पंचायत में महिलाओं को संसाधन उपलब्ध कराएंगे। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, जलागम, उस समय जायका प्रोजेक्ट नहीं था, जी बिल्कुल। जलागम और JFM में, कि वो छोटी छोटी नर्सरियाँ बनाएंगी। और जब महिलाएं अपने हाथ से बनाए हुए नर्सरी के पौधों को जंगल में रोपती हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है कि मेरो लगायूं डाव में नहीं फूकुल, मतलब मैं अपना लगाया हुआ पेड़ मैं फूकने नहीं दूंगी, मैं खुद भी फूक जाऊंगी। आप एक पौड़ी की एक ताई जी की खबर आई है कि 65 वर्षीय वो महिला सिर्फ इसलिए जल के मर गई, वो जो खुम्ब लगाते हैं घास का, उस खुम्ब पे आग लग गई थी, और उसने तो बहुत हार्ड कोर मेहनत करके वो घास इकट्ठा किया है ना,
कितने पत्रोल से लड़ी होगी, कितने फॉरेस्ट गार्ड से लड़ी होगी। तो उसने घास इकट्ठा किया और उसको जब आग लगी वो उसे बुझाने गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके घर के जो जानवर हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस इकोसिस्टम में जब पूरा पहाड़ पलायन कर गया है तो हमको इस तरफ सोचना पड़ेगा, वन आधारित स्वरोजगार। जब वन आधारित स्वरोजगार होगा तो जंगलों को बचाने हम खुद आएंगे। बुरांस के पेड़ का फूल निकाल के हम बुरांस का जूस बनाते हैं। आजकल सारे बुरांस का जूस बनाने वाले चिंतित हैं कि अगले साल फूल कहाँ से होंगे। काफल बेचने वाले हजारों बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में जो काफल बेचते थे, अभी काफल नहीं आएंगे, लेकिन उनका इमोशनल अटैचमेंट जंगल से काफल के दानों के लिए थे। रिंगाल हस्तशिल्पी जंगलों पर रिंगाल के लिए डिपेंडेंट है। हमको जो वन आधारित स्वरोजगार के संसाधन हैं उनको विकसित करने के लिए तो सरकार को, मेरे को लगता है कि वन विभाग के बजाय एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, वन विभाग के लोग जो बड़े अफसर हैं वो फील्ड में काम नहीं करते, ये बहुत कड़वा सच है। बहुत कम डीएफओ या सीसीएफ ज्योत्सना सितलिंग जैसे या एसटीएस लेप्चा जैसे समर्पित डीएफओज बहुत कम होंगे आज के समय में। मैंने कल की डिबेट में भी ये बात कही थी कि सरकार की दखलंदाजी अफसर लोगों के बीच कम होनी चाहिए। वो अपने अपने पसंद के अफसरों को जब जो सरकार आती है वो ट्रांसफर करती रहती है, एक लंबे समय तक रहे कि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति समझ सके। लेकिन अगर आप फिक्स कर दें एक डीएफओ को 3 साल आपने ये जंगल देखना है, आपका डिविजनल फॉरेस्ट ये 3 साल का है, इसमें इतनी रेंज है, इसमें इतने कंपार्टमेंट है, और वो उस डिवीजन के लोगों को, उस ग्राम पंचायतों को, नगर पंचायतों को, स्कूल कॉलेजेस को, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को उसमें शामिल करे और सबसे पहले फॉरेस्ट में कंपार्टमेंट वाइज फॉरेस्ट लाइन बनाए। वो फॉरेस्ट लाइन बनाने में भी स्वरोजगार सृजित होगा। लेकिन पहाड़ में काम कौन करेगा? तो क्या हमारे यहाँ स्वरोजगार के लिए उतने संसाधन हैं? सारे नेपाल के लोग झूला निकालते हैं, नेपाल के लोग हमारे यहाँ कीड़ा जड़ी निकाल के एक्सप्लॉइट करके ले जाते हैं। तो अब बटिया बनाने के लिए भी पहाड़ी लोग नहीं है। हमारे तो उत्तराखंड का समाज मैं थोड़ा सा आलोचनात्मक तथ्य से भी कहूँगा कि जो भी लोग पढ़ लिख गए वो अपना स्वरोजगार, अपने जल जंगल जमीन के संरक्षण आधारित स्वरोजगार नहीं करना चाहता। उसको सरकारी नौकरी में लाखों करोड़ों रुपए। ठीक है, एक सवाल सर आपसे ये है, उत्तराखंड बने हुए 24 वर्ष, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सरकारें यहाँ सत्ता में रही हैं। हक हकूक और इन जंगलों को बचाने के लिए जो दीर्घकालिक योजनाओं पर काम किया जाना था वो हुआ सर? आपको कहीं पर लगता है कुछ ऐसे किस्से कि हाँ वनाधिकार करके एक मंच बना था और उसको लीड कर रहे थे किशोर उपाध्याय जी ने भी उसको कुछ काम किया था जब कांग्रेस की सरकार थी। पहले जब पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार थी भुवनचंद खंडूड़ी जी के टाइम पे, उस समय वन पंचायतों पे काम हुआ, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब लगातार उसको नई सरकार आती है तो उसको फॉलो नहीं करती, पॉलिसी चेंज कर देती है। हमको अपने वन कानूनों के लिए केंद्र सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। इसीलिए वो बना था IMI, इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, जिसमें लेह लद्दाख से लेकर और 7 सिस्टर मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब स्टेट के मंत्रियों ने ये कहा था कि हमारे जंगलों की प्लानिंग, हमारे लिए फॉरेस्ट पॉलिसी अलग होनी चाहिए, बजाय कि मैदानों की। जी जी, तो इस पे काम नहीं किया जा सका। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि सरकारी विभागों की पॉलिसी प्लानिंग में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत अधिक होता है, जिससे अफसर सही ढंग से काम नहीं कर पाते। अभी जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो छोटे कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं, जबकि इसमें तो कम से कम ये होना चाहिए था कि जिस डिवीजन में सबसे ज्यादा आग लगी उस डिवीजन के अब आग लग चुकी है, आप नया टारगेट दे दो 2024 से 2027 तक उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट डिवीजन का फॉरेस्टर या डीएफओ अपने यहाँ इतने लाख पौधे सृजित करके उनको 3 साल तक जीवित रखेगा। और फिर उसमें वन पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयंसेवी संस्थाएं, एनजीओ जो सब हैं उनको सबको सहभागिता में साथ ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संजीव वर्मा जी, अब यही चीजें कुछ आ रही हैं कि जो दीर्घकालिक योजना है उस पर सरकार कितनी गंभीर है सर आप लोग? क्योंकि देखिए दूसरी बार सत्ता में आने का मौका आप लोगों को दिया है जनता ने, तो उम्मीदें भी आपसे ज्यादा हो जाती है ना, सवाल भी आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। तो ऐसे में सवाल तो यही है ना कि अभी ठीक है आग लगी है, अभी हम कुछ ऊपर वाले के भरोसे हैं कि अच्छी बारिश अगर हो जाए तो आग बुझ जाएगी, सब ये उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से बुझाई जा रही है, मुख्यमंत्री ग्राउंड पर गए, पिरूल के लिए योजना बनाई जा रही है कि भाई ठीक है आप पिरूल को एकत्रित कीजिए, हम उसके लिए पैसे देंगे ताकि
वनाग्नि घट, लेकिन आगे दीर्घकालिक योजनाओं की तरफ आप लोग क्या अभी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है, या फिर अभी हाल में फिलहाल आग को बुझाना है उसके बाद देखेंगे? रवि जी देखिए, वन अग्नि की एक तो कुछ तो नेचुरल घटनाएं होती हैं। कई बार आग लगने की, अत्यधिक गर्मी हुई या और भी कुछ वजह से, एक तो ये हुआ। और दूसरा जो मैन मेड डिज़ास्टर है, मैन मेड डिज़ास्टर यानी कि लोग जानते बूझते अपने कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो जंगलों में आग लगाते हैं, ऐसे तत्वों के ऊपर सरकार बहुत कड़ाई के साथ काम कर रही है और एक ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई करने का जो सरकार ने एक प्लान तैयार किया है, मैं सोचता हूँ उससे इस तरह के तत्वों के ऊपर एक कड़ी नकेल कसी जाएगी। और मैं सोचता हूँ आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं उनमें न्यूनता के साथ साथ लगभग पूरी तरह से ऐसी घटनाओं को समाप्त करने की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ ही जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिरूल को 50 रुपये केजी परचेज करने की बात कही गई है, तो वहाँ के जो आसपास रहने वाले जो ग्रामीण हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनके लिए इससे दो लाभ होंगे। एक तो उनको एक आजीविका का एक साधन मिलेगा, साथ ही पेरूल और जो चीड़ की पत्ती वगैरह होती हैं, और उनकी वो सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार होते हैं ये आग लगने की उससे। तो दो डबल पर्पस एक ही काम हो रहा है ताकि आग से भी बचा जा सके। और जब एक इनिशिएटिव, हर काम के लिए इनिशिएटिव होता है, जब पिरोल इकट्ठा करेंगे उनको पैसा मिलेगा, तो मैं सोचता हूँ सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और हमारे वन जितने भी हैं उनमें अग्नि से इसमें मुक्ति मिल सकती है। साथ ही सरकार के द्वारा SDRF, NDRF इनको भी डिप्लॉय कर दिया गया है और मैं सोचता हूँ बहुत ही शीघ्र इसके जो वन अग्नि है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रभावी रोकथाम लगेगी। जो जितने हमारे महिला मंगल दल हैं, युवा मंगल दल हैं, उनको भी एक उचित मानदेय के साथ साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ साथ उन लोगों को भी इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ताकि आपके आसपास कोई भी वन अग्नि वाली कोई घटना होती है तो उसके आप इंस्टेंटली ये कार्रवाई करते हुए उन छोटी मोटी आग है तो वो तो बुझा सकते हैं, अगर बड़ी है तो उसके लिए फायर टेंडर्स की और अन्य बड़े स्रोतों की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से भी करोड़ों की जो सहायता राशि राज्य सरकार को दी गई है। तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में हम इसके ऊपर एक प्रभावी रोकथाम कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में। ठीक है अमरिंदर जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है पिरूल को लेकर आइए, 50 रुपये प्रति किलो पिरूल को लिया जाएगा, इसके लिए अलग अलग जगह पर स्टेशन बनेंगे जहाँ पर लोग इस चीज़ को लेकर जा सकते हैं। कैसे लगी आपको ये योजना? देखिए, पिरूल को लेकर के पहले से ही मतलब चाहे वो विशेषज्ञ हों, चाहे कोई सामान्य नागरिक हो या गांव का व्यक्ति भी है, उनका ये मानना है कि भाई पिरूल एक बड़ा कारक है जो पहाड़ों में जो वनाग्नि की घटनाएं होती हैं। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ कि जब हम इन चीज़ों के, जब हम कारकों को और कारणों को जानते हैं तो हम उस पर समय रहते कोई तैयारी क्यों नहीं करते। जब कोई घटना हो जाती है, जब आग लग जाती है, तो उसके बाद इस तरीके के बयान आते हैं। तो यदि सब कुछ पता है, समस्या का पता है कि समस्या कहाँ है, तो उसको लेकर के नीति पहले से ही बनाई जानी चाहिए। अब आप पिछले 20-25 सालों से जब से ये राज्य बना, तो कोई भी सरकार रही है तो उनको इस पर नीति बना लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसको समूल कैसे नष्ट किया जा सकता है, इसको लेकर के सरकारों को चिंता करनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसको खरीदने के, वो भी एक कारण
वो भी एक उपाय हो सकता है उसमें, लेकिन उससे भी बेहतर बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं ताकि हम पिरूल को मतलब समूल नष्ट कर सकें। ठीक है दीपक रावत जी, मुझे याद आ रहा है त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी पिरूल का जिक्र आया था, लेकिन अगर वो आज आगे बढ़ पाती योजना तो शायद अब ये नई बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। निश्चित रूप से रवि जी, हम ये कह रहे हैं कि जो गलतियां पूर्ववर्ती सरकारों ने करी हैं इस संबंधित से वनाग्नि से संबंधित, आप उससे सीखिए ना। आप ये जो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो उत्तराखंड का हो रहा है ना, नुकसान तो हमारा हो रहा है, नुकसान तो पूरे जो जीवन प्रणाली परिस्थिति तंत्र है वातावरण का उसका हो रहा है ना। लेकिन जो पूरा उस नुकसान तो सभी का है, नुकसान जो आम जनमानस का है पूरे। आज तो सारे ये जो वनाग्नि है ये मुद्दा खाली स्थानीय या राज्य स्तर का या प्रदेश स्तर का नहीं रह गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसका जो व्यापक प्रभाव है, इन जो पिछले 10 दिनों से आग लगी हुई है, ये जो पारिस्थितिक तंत्र जो हम जिसको कहते हैं बात, वो उसका ये पूरा उसको प्रभावित करने वाला है। कुछ ने तो ये कहा है कि पिछले 10 दिन में उत्तराखंड का तापमान बढ़ चुका है 10 डिग्री तक, और लगातार ये पूरा प्रभाव डालेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सरकार इस पे चेते और दीर्घकालिक योजना बनाए। मैं तो आपसे मैं तो आप सजेशन देना चाहूंगा कि जीव विज्ञान के रिटायर्ड प्रवक्ता हैं कल्याण सिंह रावत जी, पद्मश्री उनको मिला हुआ है, आप उनसे इनकी सेवाएं लीजिए, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। और मैं तो मुझे तो पता होगा कि शायद हमारे वर्मा जी को ना पता हो कि इस उत्तराखंड में उनके द्वारा एक मैती आंदोलन चलाया जाता है, और मैती आंदोलन में सिर्फ वृक्षारोपण ही है। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसे जितने भी लोग उत्तराखंड में हो उन सबको लेकर आप उनसे पूछे, उनको लेकर एक समिति बनाए और एक दीर्घकालिक योजना बनाए, ताकि जो घटनाएं घट रही हैं, अब देखिए ना, 2016 की घटना का हमने आज जिक्र कर रहे थे और आज 2024 में हम बिल्कुल उसी घटना के सामने आ चुके हैं। तो अगर हम हर साल आग लगती है, हर साल जान माल का नुकसान होता है, यदि समय रहते उन सभी का निवारण हो जाए, उस पर योजनाएं बन जाए, तो कौन चाहेगा कि कौन विपक्ष क्या ये थोड़ी और है कि अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो उसको कटघरे में खड़ा करती रहेगी। लेकिन अगर विपक्ष के चेताने के बावजूद भी चेतना जागृत ना हो सरकार के ऊपर, तो विपक्ष का प्रश्न ना करे, तब ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति ना करे। आप कह रहे हैं कि तैयारियां होनी चाहिए थी लेकिन समय से नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई है, लापरवाही है, इस पूरे उसमें लापरवाही है। आप इस प्रकरण में तीसरी डिबेट कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है। 10 दिन पहले भी इसी बात पर चर्चा हुई थी, और तब मैंने स्पष्ट कहा था कि जितनी जल्दी हो सके चारधाम यात्रा सर पे है, वनाग्नि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा ध्यान वनाग्नि की तरफ चले जाए और चारधाम यात्रा स्टार्ट हो जाए, और वही हुआ। देखिए, तो जब इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था, आपके चैनल के माध्यम से हमने सरकार को चेता दिया था कि लगातार 2016 का भी उदाहरण दिया था कि 6 लोगों की जान हम उसमें गंवा चुके हैं, ऐसी परिस्थिति ना हो। और आज देखिए कि उसी परिस्थिति में आ चुके हैं, 6 लोगों की हमने जान गंवा दी है। तो विपक्ष का प्रश्न न करे सत्ता पक्ष से, और फिर सत्ता पक्ष का यह कहना कि राजनीति न करे। अरे राजनीति तो आप कर रहे हैं इस पे। आप आज वहां फोटो सेशन करा के आए हैं आपके मुख्यमंत्री जी। अरे आप इससे पहले अगर इसमें आपको चेतना जाग गई होती तो उन 6 जवानों को बचाया जा सकता था, और आप कह रहे हैं आप प्रश्न भी ना करिए। ठीक है रावत जी, संजीव जी आप इसमें शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, फिर मैं मैठानी जी पर जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेकर। इस पर जवाब दीजिए रावत जी के सवाल पर। रवि जी देखिए, जैसे मेरे भाई दीपक जी बोल रहे हैं, आप हर चीज़ में सरकार को कटघरे में खड़ा करने का एक जो मानसिकता बना बैठे हैं विपक्ष, उससे विपक्ष को बाहर आना चाहिए। अपने कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं तो उसको देना चाहिए। ये प्रदेश आपका भी तो है। यदि आप वर्मा जी दिए थे, शायद आपने नहीं सुने होंगे। आज से 10 दिन पहले अगर आपने इस पे चर्चा सुनी होती, या आपके किसी भी नेता ने या आपके किसी भी आईटी सेल ने सुना होता, तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मैंने सजेशन दिए थे। आज इसी भी चिंता जाहिर करी थी। हमारा उग्र होना, गुस्सा होना इसलिए जायज है कि जो परिस्थिति आज आप बोल रहे हैं 8 तारीख को, इस परिस्थिति के बारे में हफ्ता 10 दिन पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने आपको अवगत करा दिया था, लेकिन आप कुंभकर्ण नींद में सोए हुए थे। इसी का तो दुख है। ठीक है, और आज आप कह रहे हैं कि आपसे प्रश्न ना करें, आपको कटघरे में ना खड़ा करें। ठीक है, जवाब सुन रहे। जवाब देखिए रवि जी देखिए, जो स्पेशलिस्ट हैं जिनको इन कामों की महारत है, वन अग्नि को काबू करने की, और ये इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो,
जिन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की है, ऐसे सभी लोगों से उनका एक्सपीरियंस सरकार शेयर कर रही है और उसके ऊपर हम कितना उसको इम्प्लीमेंट करके वनाग्नि के ऊपर एक प्रभावी रोक लगा सकते हैं। तो ऐसे तमाम ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग इसके ऊपर काबू पाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई भी सजेशन है तो आप सजेशन दें, सरकार आपके तमाम सजेशन को आमंत्रित करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। और जल्दी जल्दी हमारा उत्तराखंड के ऊपर 4 धाम यात्रा बिल्कुल 2 दिन बाद आरंभ होने वाली है। हम ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि 4 धाम यात्रा से पहले पहले तमाम जितने भी वन धधक रहे हैं उन सबको भी इस अग्नि को शांत हो जाए और ताकि जो बाहर से हमारे जितने श्रद्धालु आ रहे हैं तो वो उनको भी एक बड़ी राहत मिले और एक अच्छा संदेश यहाँ से लेकर जाएं। ठीक है। क्योंकि कुछ भी गलत होता है तो अपने राज्य की छवि खराब होती है और किसी हम सब यहाँ पर पॉलिटिक्स को एक किनारे रख देना चाहिए। क्योंकि बाहर से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, देश से भी आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आग बुझ जाए, जी, आप कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें जी, दिक्कतें न हो। अब समय के हिसाब से फाइनल कमेंट लेता हूं। जेपी मैठाणी साहब, सच्चिदानंद भारती, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये जो नाम जहन में आते हैं ये बताते हैं कि उत्तराखंड में वनों को बचाने के लिए आज से नहीं बहुत पहले से आंदोलन चले हैं, लेकिन ये सरकारों की यहाँ पर उदासीनता रही कि जब राज्य अलग भी मिल गया उसके बावजूद भी काम नहीं हो पाया। सर, आपका एक फाइनल कमेंट मैं चाहूँगा कि जिस पर काम हो सकता है ताकि हर साल जब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो उसमें हम पहले से तैयार रहें। देखिए, जो चिपको आंदोलन था वो भी स्थानीय संसाधनों पर, जंगलों पर हक हकूक के लिए था। जी जी। बाद में छीनो झपटो आंदोलन चला, लाता में आपका नंदा देवी बायोस्फीयर को लेकर लड़ाई हक हकूक की है। और इस हक हकूक को जब नहीं दिया जाएगा तो फिर न तो सरकार और न वन विभाग उसको सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे कि संजीव वर्मा सर ने बताया कि 50 रुपया किलो, इसको शायद थोड़ा रिचेक कर लिया जाना चाहिए कि 50 रुपया किलो अगर पिरुल खरीदेंगे तो 5,000 रुपया क्विंटल हुआ। तो 5,000 रुपया क्विंटल तो बहुत अच्छी धनराशि है अगर ये करेक्ट है तो। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने 100 रुपया क्विंटल रखा था। अगर ये सही है तो ये तो बहुत, इसके लिए अरबों रुपया का रेवेन्यू जनरेट है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जो पिरुल के पुराने रेट थे उसको रिवाइज किया है ताकि जनता एक विशेष इनिशिएटिव लेकर पिरुल को एकत्र करे और वन अग्नि की जो घटनाएं हैं उसके 50 रुपए ही है ना। जी जी, हाँ 50। ठीक है सर, मैठाणी जी। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 1 हेक्टेयर में 1600 से 2000 चीड़ के जंगल हो सकते हैं हमारे यहाँ। तो अगर एक पेड़ ऑफ एन एवरेज 30 से 40 फीट का एक चीड़ का पेड़ 70 से 80 किलो पिरुल झाड़ता है एनुअली। तो उस हिसाब से अगर देखें 50 रुपये किलो के हिसाब से देखें तो 3,500 रुपये एक पेड़ पे हो जाएगा रेवेन्यू जो जनरेट होगा। तो ये तो अरबों रुपया मिल सकता है ग्राम पंचायतों को, वन पंचायतों को या फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी को। पर ये देखना होगा कि क्या ये 50 रुपया है या नहीं, ये तो एक बात है। दूसरी बात हमारा ये कहना है कि फाइनल कमेंट के रूप में कि इस समय सभी लोग आपसी मतभेद भूलें, भाजपा कांग्रेस यूकेडी कुछ न देखें। अभी तो सिर्फ हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर अपने जल जंगल जमीन को बचाना है, क्योंकि इसके बाद तो सबसे बड़ा संकट आएगा पानी पे। और उसके बाद जब बरसात होगी तो जो ऊपर की गर्म मिट्टी है जो जली भुनी हुई है वो सारी बह के हमारे रिवर सिस्टम को भी बेकार करेगी और हमारी भूमि वो भी होगी, मतलब भूमि संरक्षण के प्रयास पर भी बाधा आएगी। तो ये हमको देखना होगा। हमको उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा जो हमारे रीजनरेशन, छोटे छोटे पौधे जो मर गए हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो जिनका नुकसान हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जो ग्रामीणों के प्रति कार्रवाई की गई
सख्त कार्रवाई की जाना, वो मेरे को लगता है कि जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने पूछा था, सिंबॉलिक ये बहुत जरूरी है। हमारे लोग बिना सजा के सबक नहीं सीखते। अभी समय वो नहीं है कि मतलब इसके लिए कड़े प्रावधान तो होने ही चाहिए। ये दिल पे पत्थर रख के ये करना चाहिए। जो लोग जंगल जला रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे कोई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है मैट्रानी साहब, बल्कि मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे लोग जिन्होंने इस पर पूरा अध्ययन किया, आप लोगों से सजेशन लेना चाहिए सरकार को। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए, हमारा तो एक ही सजेशन है कि जितने भी ग्राम हैं उन ग्राम पंचायतों को आप जागृत करिए और कम से कम 5 से 10 लोगों की एक टीम इसको बना के रखिए कि हर 3 महीने, जो ये 3 महीने जो हमारे वनाग्नि के होते हैं, उस महीने में इनको कुछ मानदेय देकर, चाहे आग लगे ना लगे, एक उनको सुनिश्चित कर दिया जाए कि ये 10-15 लोग जो हैं एक्टिव रहेंगे, हर गांव में अवेयर रहेंगे। जिन जिन गांवों में लोग हैं उनको आप मानदेय कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, तो बहुत हद तक इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है शुरुआत में ही। ठीक है, अमित जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड के खासकर गांवों के लोग हैं, जंगल के साथ उनका पहले से ही एक आत्मीय रिश्ता रहा है और उस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है और आत्मीय करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी आग लगेगी तो आग लगाने वाले भी ये माना जा रहा है कि गांव के ही लोग हैं और आग बुझाने के लिए भी सबसे पहले जो व्यक्ति हो सकता है वो गांव के ही हो सकते हैं, चाहे वो वन पंचायतों से जुड़े लोग हों, चाहे वो ग्राम पंचायतों से जुड़े लोग हों। तो यदि एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से और सरकार पहल करे कि एक इस संबंध को और मजबूत करे, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फायदा वनों को बचाने में हमें मिलेगा। ठीक है सर, सबका बहुत शुक्रिया करता हूं। संजीव वर्मा जी, अमिंद्र बिष्ट जी, दीपक रावत जी, जेपी मैठानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में भाग लिया। इस वक्त सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि सबसे पहले इन जंगलों को बचाया जा सके। और जो महत्वपूर्ण बात, जो लबोलहाबाद जो निकल कर आया, उसमें जरूरी है कि सरकार और जन सहभागिता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इन लोगों के जंगलों को बचाया नहीं जा सकता और दीर्घकालीन योजनाओं पर भी काम करना होगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।